Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor, EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हमने वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा जो थी उसके संबंध में पढ़ा था कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा यह मानती है कि कोषों का संग्रहण करना मुख्य कार्य होता है किसी भी वित्तीय प्रबंधक का, या वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य कोषों का संग्रहण करना होता है और यह कार्य केवल विशेष घटनाओं के समय किया जाता है। वित्तीय प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऐसा वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा में माना जाता था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा में ऐसी क्या कमियां थीं या ऐसी क्या उसकी सीमाएं थीं, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या उसकी ऐसी सीमाएं थीं जिनके कारण हमें वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा को अपनाना पड़ा या उसका आविष्कार करना पड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले जो इसकी सीमा है या उसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि परंपरागत विचारधारा वन साइडेड अप्रोच है, ये एक पक्षीय विचारधारा है। एक पक्षीय विचारधारा कैसे है? क्योंकि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा में हम ये मानते हैं कि कोषों का संग्रहण और प्रशासन करना ही वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य होता है। कोषों का उपयोग करना या उनका आवंटन कैसे किया जाएगा, अलोकेशन ऑफ फंड्स किस प्रकार से होगा, ये वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता। तो इस तरह से कोषों को विभिन्न संपत्तियों में, विभिन्न एसेट्स में किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, यह वित्तीय प्रबंधक का कार्य नहीं होता, ऐसा परंपरागत विचारधारा में माना जाता था। इसलिए इस विचारधारा को एक पक्षीय विचारधारा कहा गया, क्योंकि इसमें केवल कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स, कोषों का संग्रहण और उनका प्रशासन ही वित्तीय प्रबंध का कार्य माना गया। कोषों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ फंड्स, उसका कार्य नहीं माना गया। दूसरी जो इसमें कमी थी वो ये थी कि इस विचारधारा में गैर निगमित उपक्रमों की वित्तीय समस्याओं की उपेक्षा की गई, या हम कह सकते हैं इट इग्नोर्स द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज। जैसे हम कह सकते हैं कि परंपरागत विचारधारा में केवल कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज, जो कंपनियां हैं, बड़े उपक्रम हैं, वो वित्त की प्राप्ति कैसे करें, उनकी समस्याओं को ही इसमें ध्यान दिया गया। गैर निगमित उपक्रम या जो नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज हैं, जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन प्रकार के व्यवसायों में किस प्रकार वित्तीय प्रबंध किया जाए या उनकी जो वित्तीय समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन किया जाए, ऐसा इसमें कोई विचार नहीं किया गया। तो वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा गैर निगमित उपक्रम जो हैं उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर कोई ध्यान नहीं देती। इसमें केवल कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस किस प्रकार से अपनी वित्तीय समस्याओं को हल करें, इस पर ही ध्यान दिया गया। थर्ड जो लिमिटेशन है ट्रेडिशनल अप्रोच की वो है मोर कंसर्न्ड टू स्पेशल इवेंट्स। परंपरागत विचारधारा जो है वित्तीय प्रबंध की, वो विशेष घटनाओं के घटने पर वित्त प्राप्ति करने की जो समस्याएं हैं उन पर अधिक ध्यान देती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये विचारधारा ये कहती है, परंपरागत विचारधारा ये कहती है कि केवल विशेष व्यावसायिक घटनाओं पर ही वित्तीय प्रबंध किया जाना चाहिए। दैनिक या दिन प्रतिदिन की जो वित्तीय समस्याएं हैं उन पर यह विचारधारा कोई ध्यान नहीं देती। तो परंपरागत विचारधारा की ये मुख्य सीमा है कि केवल विशेष व्यवसायिक घटना, जैसे कोई फर्म का एस्टेब्लिशमेंट है, फर्म का रिकंस्ट्रक्शन है, फर्म का कंसोलिडेशन है, तो इस प्रकार की विशेष घटनाओं पर ही हमको वित्तीय समस्याएं पर ध्यान देना चाहिए। दैनिक वित्तीय समस्याओं का परंपरागत विचारधारा में कोई महत्व नहीं था।
इसके बाद जो इसकी सीमा आती है वो है मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। परंपरागत विचारधारा में दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब परंपरागत विचारधारा जो थी वो फर्म की अल्पकालीन वित्तीय समस्याओं की उसने उपेक्षा करी, उस पर वो ध्यान नहीं देती थी, केवल दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं को ही उसमें विशेष महत्व दिया गया था। जैसे कार्यशील पूंजी का प्रबंध कैसे करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे करना है, या अल्पकालीन वित्तीय समस्याएं कैसे सॉल्व करनी है, उस पर उनमें परंपरागत विचारधारा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद है इसकी जो सीमा है परंपरागत विचारधारा की, वो है इट इग्नोर्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये अभी हमने पहले वाले पॉइंट में डिस्कस ही किया कि परंपरागत विचारधारा कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था किस प्रकार से की जाए इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। वो केवल व्यवसाय की स्थापना या कोई विशेष घटना के समय ही वित्तीय समस्याओं को कंसीडर करती है, जबकि यदि हम देखें तो व्यवसाय की स्थापना के पश्चात कार्यशील पूंजी का प्रबंध अच्छे से करना किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हमारी डे टू डे वर्किंग ही सही नहीं होगी तो हम हमारे जो बिजनेस के एम्स हैं या जो हमारा मोटो है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो परंपरागत विचारधारा में व्यवसाय में कार्यशील पूंजी का प्रबंध किस प्रकार किया जाए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर इसके बाद है इट इग्नोर्स डे टू डे प्रॉब्लम्स। दैनिक समस्याएं जो होती हैं व्यवसाय की वित्त से संबंधित, उन पर भी परंपरागत विचारधारा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये इसकी सबसे बड़ी कमी है इस विचारधारा की, क्योंकि यदि हम दिन प्रतिदिन की जो वित्तीय समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, तो जो हमारी फर्म है या जो हमारा एंटरप्राइज है वो नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा, एक तरह से उसमें लॉस क्रिएट होने लग जाएंगे। और ये समस्या किसी भी उपक्रम के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। तो रूटीन या डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर करना भी इस विचारधारा की सबसे बड़ी कमी थी। और लास्ट है इट इग्नोर्स अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। परंपरागत विचारधारा जो है वित्तीय प्रबंध की, उसमें केवल कोषों के संग्रहण और उनके प्रशासन पर ही ध्यान दिया गया। कोषों के आवंटन और लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए इस विचारधारा को अधूरा या इनकम्प्लीट माना गया, क्योंकि कोषों के संग्रहण और प्रशासन के साथ साथ उसका सही आवंटन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा में ये अनेक ऐसी सीमाएं थीं जिनके कारण व्यवसाय को लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमने इस विचारधारा में करेक्शन करे और हमने वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा का आविष्कार करा और आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा क्या होती है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।